हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करें, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो अपनी सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस है, एवरी सब्सटेंस, एवरी मैटर, उसमें दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दो इनहेरेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब जो उनमें पहले से दो प्रॉपर्टी होती है, एक मास होता है उनका और एक उनका क्या होता है, चार्ज होता है। अब देखो मास की वजह से जो ये सब्सटेंस होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील करते हैं, जिसको अपन ने नाइन्थ में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में स्टडी किया था। और उसमें अपन ने देखा था कि हर वो दो चीज जिनके अंदर मास हो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसको अपन ने इस फॉर्मूले से फाइंड किया था, F=G m1m2/r² से। सही है। और ये जो फोर्स होता है वो ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, एक ही तरह का है। इसलिए अपन ने वहां पर मास के आगे कोई लेबलिंग नहीं की, मतलब ऐसे नहीं बोला कि मास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि एक ही तरह का उनके बीच में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब वो सारे मास एक ही तरह के अपन ने एज्यूम किए। नेक्स्ट है चार्ज। अब चार्ज को अच्छे से समझे। चार्ज क्या है, जैसे मास की वजह से चीजें क्या फील करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज वो प्रॉपर्टी है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या फील करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक ऐसा कैसा फॉर्मूला इसका भी होता है, जहां G कांस्टेंट था वहां K कांस्टेंट आता है, जिसे कुलॉम कांस्टेंट कहते हैं। M1 M2 की जगह Q1 Q2, Q चार्ज का सिंबल है और R वही उनके बीच की डिस्टेंस। और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। अब अगर ये सिर्फ अट्रैक्शन का होता तो चार्ज एक ही तरह का होता, सिर्फ रिपल्सन का होता तो अभी अपन चार्ज एक ही तरह का मानते हैं। लेकिन यहां फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। ये एक तरह का इंडिकेशन है कि चार्ज एक तरह के नहीं होते, चार्ज दो तरह के होते हैं। ठीक है। तो जो सेम टाइप के चार्ज होंगे उनके बीच में अलग तरह का फोर्स लगेगा, और जो अपोजिट चार्ज होंगे उनके बीच में अलग तरह का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो डिसाइड किया गया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर लाइक चार्ज है बोले तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, या नेगेटिव, तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। और अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है। तो इस वाले टॉपिक से अपन क्या समझे, अच्छे से सुनना। ये सारा आपको याद कर, मतलब ऐसे कॉपी में लिखकर लर्न करने का बर्डन नहीं है, पर इसे आप अच्छे से सुने और अच्छे से समझे। आप नोट भी करेंगे तो अच्छी बात ही है, आपको कुछ दो चीजें समझ में आएगी। तो इससे अपन क्या समझे, इससे अपन चार्ज की डेफिनेशन समझे कि चार्ज किसी सब्सटेंस की वो फंडामेंटल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या फील करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करती है। और चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपन एटॉमिक लेवल पे चलते हैं। तो देखो अपन को नाइन्थ में ऐसे पढ़ाया गया कि हर जो सब्सटेंस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से। और एटम के अंदर तीन फंडामेंटल सब पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जनरली एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होते हैं, इक्वल। इसलिए एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यही कंसेप्ट मेजोरिटी ऑफ सब्सटेंस और मैटर पे भी लगता है। हर मैटर में जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर। इसलिए ओवरऑल जनरली अपने आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, उनपे जीरो चार्ज है। अब जीरो चार्ज का मतलब ये नहीं है कि चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर हो गए। ठीक है। अगर मैं ये नंबर अलग कर दूं, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा कर दूं या इलेक्ट्रॉन के नंबर कम कर दूं। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो जाए तो कौन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो उस ऑब्जेक्ट पे भी कौन ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। अगर किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गए तो इनडायरेक्टली प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन कैसे चार्ज के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के, तो उस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको क्या समझा जाए
कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो ऑब्जेक्ट पे आता है वो कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस की वजह से आता है। अब ये डिफरेंस दो तरीके से आ सकता है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट, जो भी दो ऑब्जेक्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है उनमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए या इलेक्ट्रॉन गेन करे, या प्रोटॉन मूव कर जाए या प्रोटॉन गेन करे। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। और दूसरी चीज, प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में काफी हैवी भी होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं जकड़े हुए, और साथ ही इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, तो जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो एक चीज और क्लियर हो गई, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। ये की पॉइंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो पहले का सीन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। अगर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पहले का सीन क्या है, दोनों बराबर है। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इनडायरेक्टली कौन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसलिए उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज। अब कितना चार्ज आएगा, नेचर तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये चार्ज आएगा कितना। तो देखो सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर कितना चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो दो इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन गेन किए तो एन इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, एन इलेक्ट्रॉन के बराबर, जहां ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो गेन कर रहा है तो आगे माइनस का साइन लगा देंगे, अगर वो लूज कर रहा है तो आगे प्लस का साइन लगा देंगे। तो किसी भी, वापस समझते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबसे छोटा जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, उससे छोटा चार्ज अपन ने ना तो देखा है ना अपन देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज की वजह से क्या आते हैं, चार्ज आते हैं, और जितना गेन और लूज होगा उतना चार्ज आ जाएगा। तो क्यू कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई की जगह पुट कर देंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो एन की जगह रख देंगे। प्लस साइन कब लगाएंगे, जब अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और माइनस साइन कब लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये अपन को याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल करते समय अपन को एग्जाम में वो देंगे नहीं, तो अपन को याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो आप ये पूरा नोट करो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये तो नोट करें, ठीक है। तो देखो चार्ज के बारे में की पॉइंट, पहला चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, ठीक है। स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। यूनिट, यूनिट क्या होती है, देखो हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं मीटर यूज करता हूं, वैसे चार्ज को मेजर करने के लिए क्या यूज करूंगा, तो कूलॉम, ठीक है। तो और स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कौन सा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इस वैल्यू से छोटी वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं आ सकती। और एक चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि या तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तीन इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ऐसे नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे आते क्यों है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, क्यों, ऐसे केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे। अगर वो लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऐसे केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, इनडायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा। तो जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, प्लस माइनस एनी, जहां ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये यहां से नोट कर लेना, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस कब लगाना है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, माइनस कब लगाना है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे।
अब अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो करते हैं, अच्छे से समझना इसको भी। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो देखो जब न्यूमेरिकल दे रखा होता है तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, और फिर अपनी बुक में से वो फॉर्मूला याद करो जिसमें ये दोनों दे रखे। अभी तो आपके सामने एक ही फॉर्मूला आप लगा देंगे, लेकिन एग्जाम में या बाद में क्या करेंगे जब बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो देखो यहां पर दिया हुआ है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो n फाइंड करना है, और क्या गिवन है 1 कूलम चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, और E मैंने पहले भी बोला था आपको लर्न करना पड़ेगा, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे बढ़ते देखो n इक्वल टू क्या होता है, देखो Q इक्वल टू n ही होगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q की जगह Q की वैल्यू 1 और E की जगह E की वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, तो 10/16 हो गया। ये 10⁻⁻19 था, इसको ऊपर लिखे गए। जब पावर ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस का था, ऊपर गया तो प्लस का हो गया। अब 10 को 16 से आप अलग से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके देखना आंसर कितना आएगा 0.625 और इंटू 10⁻19। आप चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। एक साइंटिफिक नोटेशन होता है, और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि जब भी ऐसे पावर के फॉर्म में होता है तो जो पॉइंट है वो पहली डिजिट के बाद में होता है। आपने अक्सर वैल्यू देखी होगी जो भी आपने आज तक लर्न की, जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू की तो अपने क्या लिखा 1.6, मतलब पहली डिजिट के बाद पॉइंट। आपने पिछले साल जी का ग्रेविटेशनल, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू देखी हो तो क्या थी 6.67, तो 6 के बाद में पॉइंट आया। आपने स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू देखी हो तो 9.1, तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना होता है। तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे। बोले तो ये पॉइंट को मैं इस तरफ मूव करवाना चाहता हूं, तो कितनी डिजिट आगे मूव कराना चाहता हूं, एक, तो इसलिए एक जीरो वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बोले तो 10 से। अगर 2 कराना होता तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता, 3 कराना होता तो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता, तो 1 से करा दिया। तो 0.625 इंटू 10 किया तो कितना आ गया 6.25, और देखो पहली डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। और ये वाला जो 10 है ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 10 की पावर नीचे, देखो कुछ नहीं, पावर है तो 1, ऊपर जाएगा तो -1, 10 की पावर -1, और इधर कितना है 10 की पावर 19, पावर ऐड होगी 19 -1 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो अपने कितने आंसर आ गए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर 1 कूलम चार्ज आता है। इस न्यूमेरिकल से एक और चीज प्रूफ होती है जिसको आप अच्छे से समझे कि 1 कूलम चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं होता, वो बहुत बड़ी वैल्यू है। देखो करीब 6.25 इंटू 10⁻18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 1 के पीछे 18 जीरो लगाने पर जो वैल्यू आएगी उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज आता है, 1 कूलम चार्ज आता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और ये वाला बुक में दे रखा है, ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा आप पूरा नोट करें, नहीं तो इतना तो ये करें ही करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो पहले अपन सिर्फ करंट वर्ड की मीनिंग समझते हैं। करंट का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो, क्या कहलाता है करंट। जैसे मान लो कहीं से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, वाटर करंट। अगर एयर फ्लो हो रही है तो उसे एयर का करंट। यहां क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो कौन फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब इसको अपन समझते हैं। सपोज करो कि ये एक सब्सटेंस है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर माइनस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, तो देखो माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन, और प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करने लगेगा, प्लस की तरफ मूव करने लगेगा। अब यहां से यहां पर ये चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये जो यहां से यहां तक चार्ज फ्लो हो रहा है, ये फ्लो कितने टाइम में होता है, उस टाइम को मैं इस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और वो कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जितना। 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चार्ज कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जितना।
अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो चार्ज कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन जितना। और सपोज करो कि ये t टाइम में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, t सेकंड में मूव करते हैं, तो जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, I इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ठीक है। और एन ई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। तो ऊपर तो रखना है अपन को चार्ज जो फ्लो हो रहा है, और नीचे क्या रखना है, टाइम, कि कितने टाइम में वो फ्लो किया है, सेकंड में उसको अपन को पुट करना है। जब भी किसी चीज को अपन टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसके आगे क्या लग जाता है, टाइम, रेट, या सिर्फ रेट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने की रेट, बोले तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। उसका फॉर्मूला Q बाई टी भी हो सकता है, और Q की जगह एन ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट निकालते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी और सबकी अपन को यूनिट करनी होगी। तो यूनिट निकालना बहुत सिंपल होता है, जो फॉर्मूला है उसमें जो जो चीजें हैं उनकी यूनिट पुट कर दो तो उस पर्टिकुलर चीज की यूनिट आ जाएगी। उससे पहले अपन एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि करंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आई से, और चार्ज को तो क्यू से करते ही हैं, और टाइम को टी से, ठीक है। यूनिट देखते हैं। तो देखो चार्ज की यूनिट अभी अपन ने देखी थी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। वैसे मिनट, आर ये भी यूनिट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो पूरा क्या बन जाएगा, कूलॉम अपॉन सेकंड। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। कूलॉम को सी से डिनोट करते हैं और सेकंड को एस से, तो कूलॉम अपॉन सेकंड या सी अपॉन एस ये भी लिख सकते हैं। और कूलॉम अपॉन सेकंड की जगह एक नया टर्म भी लिख सकते हैं, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, तो उनके नाम पर इस कूलॉम अपॉन सेकंड को अपन एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो अगर आई की वैल्यू 2 है तो उसके पीछे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कूलॉम पर सेकंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां की तरफ मूव करता है, माइनस से प्लस की तरफ। किस तरफ मूव करता है, माइनस से प्लस की तरफ। और अपन सब जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। तो एक्चुअल में जो चार्ज फ्लो होता है वो कहां से कहां की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, जो कि एक्चुअल करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, माइनस से किसकी तरफ होनी चाहिए, प्लस की तरफ। लेकिन बाय कन्वेंशन ये माना गया है कि जो अपन चार्ज पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से लेते हैं, अगर ये प्लस चार्ज होता तो कहां से कहां की तरफ मूव करता, प्लस से माइनस की तरफ। तो जो चार्ज की बाय कन्वेंशन जो डायरेक्शन है वो क्या तय की गई कि वो प्लस से किसकी तरफ मूव कर रहा है, माइनस की तरफ। इसीलिए जो करंट की डायरेक्शन है वो अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको अच्छे से समझो। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और करंट की डायरेक्शन इस हिसाब से क्या होनी चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, कि भाई ये प्लस चार्ज होता तो कहां फ्लो करता, प्लस से माइनस की तरफ। इसीलिए करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, प्लस से माइनस की तरफ। अगर आपको पूछे करंट की डायरेक्शन क्या होती है तो क्या लिखेंगे, प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करते हैं, माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल होंगे, और वो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होंगे, ठीक है। करंट जो होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखो अपन ने 9th में एक पढ़ा था कि जो क्वांटिटी होती है वो दो तरह की होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मतलब वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी वो होती थी जिसमें वैल्यू के साथ डायरेक्शन ना हो। तो उस हिसाब से तो करंट कैसी होनी चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो वेक्टर की डेफिनेशन ये बताएंगे कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका सम वेक्टर सम होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं। देखो जैसे सपोज करो कि एक पॉइंट पे इस तरफ से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था और इस तरफ से 15 न्यूटन फोर्स लग रहा था। तो अब आप बताओ उस पॉइंट पे एक्चुअल में कितना फोर्स लगेगा। एक तरफ से 20 न्यूटन और एक तरफ से 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक्चुअल में कितना फोर्स लगेगा कैसे निकालेंगे। 20 न्यूटन इस तरफ और 15 न्यूटन इस तरफ, तो दोनों माइनस हो जाएंगे और क्या आएगा, 5 न्यूटन आएगा।
ठीक है, अपन ऐसे तो नहीं बोला ना उस पॉइंट पे 35 न्यूटन है, तो अपन ने डायरेक्शन का ध्यान रखा और अपन ने देखा कि डायरेक्शन अपोजिट में है, तो अपन ने माइनस किया। तो करंट देखते हैं, तो यहाँ 3 वायर लगा देते हैं। यहां से एक क्या आ रही है, 20 एम्पियर की करंट आ रही है, और यहां से 15 एम्पियर की करंट आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वायर में से कितनी करंट पास की वो अपन मेजर कर लेंगे। अगर यहां से सिर्फ 5 एम्पियर की करंट पास होती, 20 और 50 ऐसे अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस हो जाते, तो अपन कहते हैं कि करंट का जो ये सम हो रहा है ये वेक्टर सम है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 20 एम्पियर और 50 एम्पियर करंट जुड़कर यहां से कितनी करंट पास होगी, 35 एम्पियर। बोले तो नॉर्मल सम किया है, इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इस पे नॉर्मल सम लगता है, एल्जेब्रिक सम लगता है। वेक्टर की तरीके से अपन ने सम नहीं किया, डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो वापस एक बार की पॉइंट देखते हैं। करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन टी। Q की जगह NE भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी, कूलाम अपॉन सेकेंड, और जो है उसको अपन एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ लेंगे, और करंट जो होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ते देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन आए कि 1 एम्पियर डिफाइन करो, इस चैप्टर में ऐसी बार बार आएगा, एक बार 1 एम्पियर डिफाइन करो, 1 ओम डिफाइन करो, 1 वोल्ट डिफाइन करो, 1 जूल डिफाइन करो। तो देखो कैसे अपन डिफाइन करेंगे। देखो, तो I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। अगर मैं Q की जगह 1 कूलाम ले लू और टाइम की जगह 1 सेकेंड लू, तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1, और वो क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर कितनी करंट हो रही है, 1 एम्पियर करंट हो रही है। तो जब भी आपको इस चैप्टर में किसी पर्टिकुलर चीज का एक प्रूफ करना हो या डिफाइन करना हो, जैसे 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 जूल, ये जब आपको डिफाइन करना होगा, तो उसके फॉर्मूले में जो जो चीजें अपन उसको 1 1 ले लेंगे। तो अगर Q 1 कूलाम हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो इफ 1 कूलाम चार्ज पास फ्रॉम अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। एक 2 कूलाम का चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 0.5 सेकेंड में पास हो रहा है, तो अपन को करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो 2 कूलाम चार्ज, इसका मतलब Q दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 कूलाम। ठीक है, और दे रखा है कि 0.5 सेकेंड में ये पास होता है, तो टाइम कितना दे रखा है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, और क्या फाइंड करने को कह रहा है कि I फाइंड करो। तो अपन को इन तीनों के बीच में फॉर्मूला ढूंढना है। तो I का फॉर्मूला Q और T के बीच में है, Q बाई टी। Q की जगह क्या पुट कर दिया, 2, और T की जगह कितना पुट कर दिया, 0.5। डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 4 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला जो टॉपिक है अपने बेसिकली वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उसको समझने से पहले उसकी डेफिनेशन में एक वर्ड आएगा जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे समझते हैं। तो देखो, फील्ड का मतलब एरिया। जैसे मूवी में आपने अक्सर सुना होगा ये मेरा इलाका है, तो उससे उसका क्या मोटिव होता है कि भाई इस एरिया में उसकी बहुत चलती। ठीक है, ठीक वैसे के वैसे किसी चार्ज का इलाका या किसी चार्ज का फील्ड क्या होगा, उस चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक उस चार्ज की प्रेजेंस को क्या किया जा सके, फील किया जा सके। अब कैसे, अगर उस एरिया में या उस रीजन में किसी और चार्ज को लेके आएंगे, तो उस जो बाहर से चार्ज ला रहे हैं उस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा। तो जहां तक ऐसा होता है वो एरिया, उस चारों तरफ एरिया, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल विद इन विच, मतलब उसके अंदर अदर चार्ज फील इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अदर जो चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, फील होगा। जनरली ये चेक करने के लिए जो चार्ज लिया जाता है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, और वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, कम वैल्यू का चार्ज होता है, ताकि उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो जो बाहर से चार्ज लेते हैं उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, और उस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज से दूर यहां पर पुट करके देखते हैं, फोर्स फील हो रहा है, ठीक है, यहां पे पुट करके देखा फोर्स फील हो रहा है, ठीक है, यहां पे पुट करके देखा फोर्स नहीं फील हो रहा, तो मतलब यहां तक की बाउंड्री तक इसका फोर्स फील हो रहा है, तो ये इस कैपिटल क्यू का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये कैपिटल क्यू है और मैंने मान लो ये बाउंड्री बनाई, और ये बाउंड्री इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, किसके, कैपिटल क्यू को।
अगर मैं यहां पर चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, यहां पर भी लगेगा, लेकिन इस फील्ड के बाहर रखूंगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने से पहले अपन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। मैं आपको ग्रेविटेशन से समझाता हूं, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन पढ़ रखा है। तो देखो, सपोज करो कि ये अर्थ की सरफेस है और मैं यहां से एक बॉल को या ए पॉइंट तक फिर बी पॉइंट तक लेके जा रहा हूं। तो मुझे यहां से यहां तक ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये मैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं। ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है और मैं उसके अगेंस्ट क्या कर रहा हूं? ले जा रहा हूं, इसलिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। मैं यहां पर बॉल को यहां तक लेके आया, मैंने वर्क किया। वर्क क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और एक एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट होता है कि एनर्जी ना तो रिलीज होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो यहां पर ना तो क्रिएट होती है और ना ही क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। तो फिर जब मैंने यहां तक का जो वर्क किया, वो वर्क गया कहां पर? तो आंसर है कि वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे और ऊपर तक लेके जाऊंगा तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और उसमें और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं तो वो कहां की तरफ मूव करने लगेगा? वापस नीचे की तरफ। और वो मूव करने के लिए वो एनर्जी कहां से लाया? क्योंकि उसमें पहले एनर्जी क्या थी? स्टोर थी। वो एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो जब भी अपन किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो वो वर्क क्या होता है? उसमें स्टोर होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसका क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी, और वो उसका पोटेंशियल भी कहलाता है। ठीक है, अब देखो चीजें कैसे चलती है। अगर मैं इस बॉल को यहां से यहां पर चाहता हूं तो क्या ये अपने आप यहां से यहां मूव कर जाएगी क्या? तो आंसर है नहीं, ये अपने आप यहां से यहां मूव नहीं कर सकती। लेकिन क्या यहां से यहां अपने आप मूव कर सकती है? हां, कर सकती है। तो चीजें अपने आप अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करती है? मूव करती है। अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। सपोज करो कि ये एक चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई एक पॉइंट था, अपन ने उसको इनफाइनाइट लेबल कर दिया। यहां से मैं एक पॉइंट चार्ज, ये एक टेस्ट चार्ज को क्या करता हूं? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाता हूं, और इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अगर इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। ठीक है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगेन यहां वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो चार्ज है ये इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो क्या होगा? मुझे उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और जितना मैं ज्यादा अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, इसके क्लोज लेता जाऊंगा, उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा इसमें पोटेंशियल बनता जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो V कैसे निकालेंगे अपन? ऊपर तो रखेंगे वर्क डन, और कौन सा वर्क डन? जो अपन ने इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक ट्रांसफर करने में किया। और नीचे क्या पुट करेंगे? उस चार्ज को पुट करेंगे, उस चार्ज की वैल्यू को पुट करेंगे जिसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ना कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर ये मैं क्यू नॉट की जगह 1 कूलम ले लूं, जो कि डेफिनेशन में था, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही तो डेफिनेशन थी कि वर्क डन ही पोटेंशियल होता है। कब? जब चार्ज क्या हो? 1 कूलम। वापस रीड कर देता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस पॉइंट पे मैं इसको वापस छोड़ दूं तो ये वापस बाहर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब वो वापस कहां की तरफ मूव करना चाहता है? लो पोटेंशियल की तरफ क्या करना चाहता है? मूव। तो हमेशा जो चार्ज है वो अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है? अपन को ये समझ में आना। अपन ने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में ये कहा था कि चार्ज का फ्लो होने की रेट को क्या कहते हैं? करंट। तो क्वेश्चन उठता है चार्ज फ्लो क्यों होगा? तो चार्ज कहां से कहां की तरफ मूव कर रहा है? हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ मूव कर रहा है? लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, यूनिट क्या होगी देखते हैं। देखो V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू, और W क्या होता है? जूल। ठीक है,
W की यूनिट क्या होती है? जूल। और Q की यूनिट क्या होती है? कुलाम। तो V की यूनिट क्या आ जाएगी? जूल अपॉन कुलाम। और जैसे अपन ने कुलाम अपॉन सेकंड को एम्पेयर लिखा था, ठीक वैसे वैसे जूल अपॉन कुलाम को क्या लिखेंगे? वोल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इसे समझते देखो, सपोज करो ये चार्ज है और ये इनफाइनाइट पे चार्ज था, इसको मैं यहां पे लेके आया, कहां तक? बी तक, और मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? W इनफाइनाइट टू बी। अगर इसको मैं Q नॉट से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? VB। बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। ठीक है। और अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आता, ठीक है, तो मेरे को वर्क करना पड़ रहा था V इनफाइनाइट टू A, और इसको अगर मैं Q नॉट से डिवाइड करूंगा तो V आ जाएगा, VA आ जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से कहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? तो ये इस A पॉइंट जो है Q के ज्यादा क्लोज है, तो यहां तक जाने में मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक जाने में ज्यादा वर्क करना पड़ा, बोले तो W इनफाइनाइट टू A ज्यादा है, इसलिए VA की वैल्यू भी क्या होगी? VB से ज्यादा होगी। अब VA और VB का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसे एक और तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बोले तो इन दोनों का डिफरेंस मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं वर्क डन निकालू कहां से कहां ले जाने में? B से A तक ले जाने में। अगेन B से A तक ले जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? WBA अपॉन Q नॉट। और इधर क्या लिखा? VA माइनस VB। VA माइनस VB क्यों लिखा? VB माइनस VA क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं B से A तक ले जा रहा हूं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट का जो पोटेंशियल था उनका अपन डिफरेंस निकाल ले, VA और VB। A पे कितना था? VA, B पे कितना था? VB, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल ले पोटेंशियल का, तो वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। या दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड इन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दीज टू पॉइंट। ठीक है, मैं चाहता हूं आप जब एग्जाम में आए तो आप ये दोनों ही डेफिनेशन लिखें। ठीक है, अपन कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते कि नंबर कटे। ठीक है, तो ये अपने पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मान लो अब यूनिट क्या होती है तो इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो कि दो अलग अलग टाइम है और उनका डिफरेंस निकाले, जैसे 4 सेकंड और 1 सेकंड का डिफरेंस निकाले, तो आंसर कितना आएगा? 3। लेकिन यूनिट क्या लगाएंगे? सेकंड। तो डिफरेंस से यूनिट चेंज नहीं होती, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट वही होगी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, तो इसकी भी यूनिट जूल पर कूलम और क्या होगी? वोल्ट ही होगी। ठीक है, एक और चीज, अगर यहां चार्ज को मैं अलाउ करूं मूव करना, तो वो कहां से कहां तक जाएगा? A से B की तरफ जाएगा। कहां से कहां की तरफ जाएगा? A से B की तरफ। क्यों? क्योंकि A पे ज्यादा पोटेंशियल है और B पे क्या? कम। तो हमेशा चीज कहां से कहां की तरफ जाती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक चीज मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, हालांकि हायर क्लासेज में आप अच्छे समझेंगे, जब भी दो जगह अलग अलग वैल्यू, जैसे मान लो ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, और A का कितना था? VA पोटेंशियल था, B का कितना था? VB पोटेंशियल था। VA की वैल्यू ज्यादा थी और VB की वैल्यू क्या थी? कम। तो A जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है उसे अपन प्लस से लेबल करेंगे, और जहां पोटेंशियल कम है उसे अपन क्या करेंगे? माइनस से लेबल करेंगे। तो हाई पोटेंशियल को प्लस से लेबल करते हैं और लो पोटेंशियल को किससे लेबल करते हैं? माइनस से। और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां की तरफ जाएगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। यही वजह है कि अपन ने करंट की डायरेक्शन क्या मानी थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव किसको डिनोट करता है? हाई पोटेंशियल को। नेगेटिव किसको डिनोट कर रहा है? लो पोटेंशियल को। और चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव बोले तो हाई से लो की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। दो चीजें और मैं इधर क्लियर कर देता हूं, आप आगे से नोट कर लेना। पहला है 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। किसकी लिखनी है? 1 वोल्ट की। तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी ऐसी कोई यूनिट की डेफिनेशन आए तो उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में सब चीजें क्या कर दो? एक एक पुट कर दो। तो अगर W 1 जूल हो और Q कितना हो? 1 कूलम हो, तो जो V होगा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में
किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में अगर 1 जूल काम करना पड़े और तो वहां पर वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट थे ए और बी। यहां से यहां तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि हमेशा जब अपन रियल लाइफ में देखते हैं तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, अकेला पोटेंशियल नहीं होता। तो इस चैप्टर में जहां पर भी आगे अपन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करेंगे वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा और उसे अपन सिंपल V से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका एक न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल सिंपल से आएंगे। अपने V, W और Q तीनों में से कोई 2 चीजें दे रखी होगी, एक फाइंड करनी होगी तो अपन कर लेंगे, तो वो आप आगे से नोट कर लेना। इसी के साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन एक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें क्या क्या सिंबल होते हैं और ओम्स लॉ क्या होता है वो अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे। देखो ऐसे तो बहुत सिंपल है, आज जो मैंने करवाया अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन पे जाऊं तो मैं 5 मिनट में करवा देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।